हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, और इसमें हम दो प्रोडक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो एक होता है फ्रेंड्स आपका BSBDA अकाउंट और दूसरा होता है स्मॉल अकाउंट। तो इनके बारे में जानेंगे, इनके वेरियस फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो BSBDA अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, RBI ने क्या किया था, पहले नो फ्रिल अकाउंट होते थे फ्रेंड्स। क्या होते थे? नो फ्रिल अकाउंट होते थे। और बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने BSBDA अकाउंट जो है इंट्रोड्यूस किया था, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और एक और अकाउंट इंट्रोड्यूस किया था, स्मॉल अकाउंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये पार्ट होते हैं। तो पहली बात जो ध्यान रखने वाली है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए BSBDA अकाउंट लाया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? सभी मतलब अगर हमारे देश में 130 या 120 करोड़ की जनता है, तो हर एक व्यक्ति का बैंक इंडस्ट्री से, बैंकिंग से जुड़ाव हो, हर एक व्यक्ति के पास अपना अकाउंट हो। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है फ्रेंड्स। ओके, तो उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए दो अकाउंट हैं यहाँ पर, BSBDA अकाउंट और स्मॉल अकाउंट। तो देखिए, BSBDA अकाउंट जो होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ावा देता है? ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है फ्रेंड्स। यानी आपको खाते में कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आम आदमी खुलवाएगा खाता, BSBDA अकाउंट खुलवाएगा। दूसरा, स्मॉल अकाउंट उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। OBD अगर आपके पास नहीं है तो आप स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से काफ़ी सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास OBD नहीं होता है, तो उनके लिए मदद करता है। तो इस तरीके से ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब शुरू करेंगे फ्रेंड्स BSBDA अकाउंट के बारे में। तो पहले नो फ्रिल अकाउंट होते थे फ्रेंड्स, उसी को जो है बाद में फीचर्स चेंज करके नो फ्रिल सेविंग अकाउंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट बाई RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नो फ्रिल जो सेविंग अकाउंट होता था उसकी जगह पर BSBDA अकाउंट ऑफर किया। अकॉर्डिंगली बैंक हैव बीन एडवाइज टू ऑफर BSBDA अकाउंट इन अगस्त 2012। तो अगस्त 2012 से बैंकों को ये कहा गया कि अब आप नो फ्रिल अकाउंट की जगह पर BSBDA अकाउंट ऑफर करेंगे। BSBDA का फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो BSBDA अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, कॉमन फैसिलिटी जो सभी कस्टमर्स को ऑफर की जाती हैं। तो आइए उसके बारे में हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो BSBDA अकाउंट शुड बी कंसिडर ए नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, तो इसे कोई स्पेशल अकाउंट ना मान करके नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज जैसे सबको अकाउंट होते हैं, सभी कस्टमर के अकाउंट होते हैं, वैसे इसे भी एक अकाउंट मान करके ही चलना है। दूसरा है दिस अकाउंट शैल नॉट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। तो सबसे बड़ी जो खासियत थी फ्रेंड्स इसकी, वो यही थी कि इसमें कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी कस्टमर आता है जो अगर अपने खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना चाहता है, तो हम उसका BSBDA अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, 10 सर्विसेज। अब इसमें बैंकिंग की जितनी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं फ्रेंड्स, एक अकाउंट होल्डर के पास जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी अवेलेबल होंगी। इसमें सर्विसेज अवेलेबल में वो डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, चाहे ब्रांच में करे चाहे ATM पर जा करके कर दे, अपने खाते में पैसा क्रेडिट कर सकता है, नेफ्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर सकता है, या चेक जमा करके भी जो है अपने खाते में पैसे डाल सकता है। तो बेसिकली ये कहें, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें जितनी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है, देखिए, देयर विल बी नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी मेड इन अ मंथ। एक महीने में कितना बार डिपॉजिट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। याद रखिए, अपने खाते में कस्टमर 100 रुपये रोज़ अगर जमा करना चाहे तो 30 के 30 दिन आकर के जमा करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिट करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन विड्रॉल में लिमिट है फ्रेंड्स। ओके, महीने में मैक्सिमम 4 बार विड्रॉल किया जा सकता है BSBDA अकाउंट में, जिसमें ATM से विड्रॉल भी इंक्लूडेड है। ब्रांच प्लस ATM में मिला करके आप महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, 4 विड्रॉल्स अलाउ होते हैं। सिर्फ एक ही लिमिटेशन है फ्रेंड्स, अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपको BSBDA अकाउंट और नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। देखिए, यहाँ BSBDA अकाउंट नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज की तरह होगा, है ना, नॉर्मल बैंकिंग अकाउंट की तरह माना जाएगा। कोई मिनिमम अकाउंट की रिक्वायरमेंट, मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि हो सकता है कि कुछ सेविंग अकाउंट में नॉर्मल बैलेंस की ज़रूरत, मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत हो। सारे काम आप जो है ब्रांच से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ब्रांच में जाकर के डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास BSBDA अकाउंट है तो ब्रांच में जमा करिए, ATM पे जा करके विड्रॉ करिए,
या चेक जमा कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपने खाते में पैसे डाल दिए, सारी चीज़ें अलाउड हैं। फिर तीसरी बात यह है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कितनी बार आप डिपॉजिट करते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, अमाउंट पर कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ एक लिमिटेशन होती है फ्रेंड्स, वो है विड्रॉल पर। एक अकाउंट होल्डर, BSBD अकाउंट होल्डर मैक्सिमम 4 बार विड्रॉल कर सकता है एक महीने में, जिसमें ATM विड्रॉल भी शामिल हैं। तो अगर 3 बार बैंक से, ब्रांच से करता है और 1 बार ATM से करता है तो 4 बार ही कर सकता है। चारों बार ब्रांच से कर सकता है, चारों बार ATM पे कर सकता है। तो कहने मतलब ये हुआ, चाहे ATM और ब्रांच प्लस ATM दोनों मिला करके टोटल 4 विड्रॉल्स पॉसिबल होते हैं महीने में। इसमें ATM की फैसिलिटी, ATM कार्ड दिया जाएगा, ATM कम डेबिट कार्ड, चाहे आप ATM कार्ड दे दीजिए, चाहे ATM और डेबिट कार्ड दे दीजिए। ATM कार्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, डेबिट कार्ड वो होता है जो सभी जगहों पर यूज हो सकता है। ATM कार्ड में ये होता है कि ये सिर्फ ATM से पैसा विड्रॉ करने के काम आता है फ्रेंड्स। ओके, ATM कार्ड सिर्फ ATM पर यूज हो सकते हैं, जबकि डेबिट कार्ड, ATM कार्ड तो होते ही हैं, ATM से पैसे निकालिए प्लस ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन करिए, जो भी करिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं फ्रेंड्स। ओके, द अबव फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी चार्जेस। अब ये जितनी भी फैसिलिटी कस्टमर को हम दे रहे हैं, यानी हमने डेबिट कार्ड भी उसको हमें फ्री देना है, समझ लीजिए इस बात को। जितनी भी फैसिलिटी हम कह रहे हैं यहाँ पर, अब फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी फर्दर चार्जेस, हम कोई चार्जेज नहीं लगाएंगे, ठीक है। फर्दर नो चार्जेज विल बी लेविड फॉर नॉन ऑपरेशन एक्टिवेशन ऑफ इनऑपरेटिव बैंक BSBD अकाउंट। किसी कस्टमर का अकाउंट जो है नॉन ऑपरेटिव हो जाता है, BSBD अकाउंट अगर नॉन ऑपरेटिव हो जाता है, ठीक है, या उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, तो हम उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लेवी करते हैं, कोई चार्ज नहीं लगाते हैं। उसका अकाउंट दोबारा एक्टिवेट करने के लिए अगर कहता है वो, तो भी हम उसको फ्री में ही करेंगे। ATM कार्ड हम उसे फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इतना सारी चीज़ें हम फैसिलिटी किस लिए दे रहे हैं, ताकि अब अगर कोई बैंक जो है, जितनी सुविधाएं हमने बात की, बेसिक रिक्वायरमेंट की बात की फ्रेंड्स, उसके अलावा कोई ऐड ऑन सर्विस अगर ऑफर करता है तो उसके लिए जो भी चार्जेज अगर वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिक सुविधाएं जो BSBD अकाउंट में मिलनी चाहिए उतनी तो आपको फ्री में देनी होंगी। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू एडेड सर्विस आप ऑफर करते हैं तो उसके लिए आप जो मिनिमम चार्जेस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BSBD अकाउंट में KYC AML की गाइडलाइन, नो योर कस्टमर की गाइडलाइन होती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की गाइडलाइन को फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। होल्डर ऑफ द बेसिक सेविंग अकाउंट जो है, अगर किसी के पास BSBD अकाउंट है फ्रेंड्स, वो दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकता है, विल नॉट बी एलिजिबल टू ओपनिंग एनी अदर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट विथ दैट बैंक, ठीक है। तो अगर आपके पास BSBD अकाउंट है तो आप दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर कस्टमर के पास पहले से ही कोई सेविंग अकाउंट है, एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है, और वो BSBD अकाउंट अगर ओपन करना चाहता है तो उसे BSBD अकाउंट ओपन होने के 30 दिन के अंदर में अपने पुराने वाले सेविंग अकाउंट को बंद कर देना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दो सुविधाएं नहीं ले सकते हैं, या तो आपके पास में जो सेविंग अकाउंट होते हैं जनरल लोगों के लिए वो रहेगा, और या तो BSBD रहेगा, क्लियर सी बात है। तो अगर आपके पास BSBD अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पहले से है, तो उसको बंद करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर में आपको बंद करना पड़ेगा। और अगर आपके पास BSBD अकाउंट है तो दूसरा अकाउंट आप जो है सेविंग अकाउंट खोल नहीं सकते हैं। उस समय जब ये गाइडलाइन आई थी तो जितने भी नो फ्रिल अकाउंट थे उनको जो है BSBD अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि नो फ्रिल अकाउंट और BSBD अकाउंट लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पर चलते थे फ्रेंड। तो उन अकाउंटों को बंद ना करके नो फ्रिल अकाउंट को BSBD अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया गया, एक तरीके से कह सकते हैं। अब अगर आपको BSBD अकाउंट खोलना है लेकिन KYC गाइडलाइन नहीं, आप पूरी तरह से KYC आपका अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उस केस में हम स्मॉल अकाउंट ओपन कर देंगे, और स्मॉल अकाउंट के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स आपकी। BSBD अकाउंट के बारे में हमने समझ लिया है। पहले BSBD अकाउंट को किस नाम से जाना जाता था, नो फ्रिल अकाउंट किस नाम से जाना जाता था। BSBD का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है। ये अगस्त 2012 से ओपन किए जा रहे हैं। इनके जो कॉमन फीचर हैं, नॉर्मल अकाउंट जैसा ट्रीटमेंट होता है। क्या BSBD अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो नहीं मेंटेन करना पड़ता है, कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। क्या इसमें हम चेक से पैसे जमा कर सकते हैं, बिल्कुल जमा कर सकते हैं। जितना व्यवस्था सेविंग अकाउंट में होती है नॉर्मल वाले में, वो सारी सुविधाएं BSBD अकाउंट में भी मिलती हैं। क्या मैं 10 बार महीने में विड्रॉल कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हैं। विड्रॉल पर लिमिटेशन है। BSBD अकाउंट में मैक्सिमम जो है 4 बार विड्रॉल किया सकता है, उसमें ATM वाले विड्रॉल भी शामिल रहते हैं, ध्यान रखेंगे। ब्रांच प्लस ATM दोनों मिला करके मैक्सिमम 4 बार विड्रॉल। क्या महीने में मैं 100 बार जो है डिपॉजिट कर सकता हूं BSBD अकाउंट में? यस, डिपॉजिट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितनी भी बार डिपॉजिट करिए, पर विड्रॉल के लिए लिमिटेशन है, मैक्सिमम 4 विड्रॉल
किए जा सकते हैं। क्या मुझे एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड मिल सकता है BSBD अकाउंट में? तो बिल्कुल मिलेगा, आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। क्या इसको मुझे इसका पैसा पे करना पड़ेगा? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी सुविधाओं की हमने यहाँ पर बात की वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। मेरा BSBD अकाउंट है वो जो है इनऑपरेटिव हो गया है, उसको ऑपरेटिव करने के लिए क्या मुझे चार्ज देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका खाता इनऑपरेटिव है तो उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा फ्री में। उसके बाद में मैंने अपने खाते में पिछले 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, वो नॉन ऑपरेशनल हो गया, तो क्या बैंक मेरे ऊपर कोई चार्जेज लगाएगा? तो उसके लिए भी बैंक आपके ऊपर कोई चार्जेज अप्लाई नहीं करता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये मैं क्वेश्चंस फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। इसके अलावा अगर जितनी भी फ्री सुविधाएं हैं उसके अलावा अगर कोई वैल्यू एडेड सर्विस जो है बैंक ऑफर करता है तो उसके लिए जो भी चार्जेज अगर अप्लाई करने होंगे तो बैंक अप्लाई कर लेगा। जैसे अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी है ना कि नेफ्ट जो है फ्री में ऑफर किया जाएगा BSBD अकाउंट होल्डर को। अब अगर कोई नेफ्ट करवाता है तो उसको जो भी चार्जेज हैं वो एड ऑन चार्जेज देने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, BSBD अकाउंट के लिए KYC ML की गाइडलाइन को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद में BSBD अकाउंट अगर किसी के पास है तो क्या वो दूसरा सेविंग अकाउंट खोल सकता है? तो नहीं खोल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास BSBD अकाउंट है तो आप दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मेरे पास पहले से ही एक सेविंग अकाउंट है और मैं BSBD अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? आपको BSBD अकाउंट खोलने के अलाउ कर दिया जाएगा, खोल लीजिए, लेकिन इस अकाउंट BSBD अकाउंट खोलने के 30 दिन के अंदर अंदर इस सेविंग अकाउंट को आपको बंद कर देना होगा। बस इतनी सी कंडीशन होती है फ्रेंड्स। ओके, मेरे पास जो पहले नो फ्रिल अकाउंट थे क्या वो बंद हो जाएंगे? नहीं, जो आपके नो फ्रिल अकाउंट थे फ्रेंड्स वो BSBD अकाउंट में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या BSBD अकाउंट ओपन होगा? नहीं ओपन होगा फ्रेंड्स। BSBD अकाउंट KYC गाइडलाइन पूरी तरह से फॉलो करने पर ही होता है, लेकिन आपको स्मॉल अकाउंट ऑफर किया जाएगा उसकी जगह पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब स्मॉल अकाउंट की बात करेंगे तो देखिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कस्टमर जो जिसके पास में OBD नहीं होता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो सरकार ने या RBI की गाइडलाइन कहती है कि OBD होना चाहिए पर्सन के पास में। अगर वो कोई कस्टमर आपके पास आता है जिसके पास OBD है ही नहीं, OBD बेसिकली फ्रेंड्स 6 हैं आपके। ठीक है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके बाद में मनरेगा का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और एक होता है आपका जो वोटर ID हो गई, वो भी एलिजिबल होता है, और एक होता है फ्रेंड्स जो ये पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से जो इशू किया जाता है। तो अगर आपको याद हो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 6 जो हैं तो उनको जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कई बार पूछते हैं फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा OBD नहीं है। ठीक है, तो ये लिखिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। उसके बाद में अब देखिए किसी कस्टमर के पास में मान लीजिए OBD नहीं है, 6 ड्राइविंग लाइसेंस भी है फ्रेंड्स। ओके, मेरे ख्याल से पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड जो है OBD में नहीं आता है, ड्राइविंग लाइसेंस है आई बिलीव। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँ तो पहला हो गया पासपोर्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये हो गया पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID भी यूज हो जाएगी, चौथा हो जाएगा मनरेगा कार्ड जो इशू होता है, पांचवा हो जाएगा आपका जो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, और एक और बचता है फ्रेंड, छठवां जो है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये 6 होते हैं ऑफिशियल वैलिड। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है ना उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना वोटर ID है, ना पासपोर्ट है, आधार कार्ड, सॉरी छठवां हो गया आधार कार्ड फ्रेंड्स। ओके, आधार कार्ड ना उसके पास आधार कार्ड है या आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, कुछ ऐसा है नहीं, इन 6 डॉक्यूमेंट्स में से मान लीजिए किसी कस्टमर का कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी अगर वो अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो KYC गाइडलाइन को सिंप्लीफाई करके उसे स्मॉल अकाउंट ओपन किया जाएगा। स्मॉल अकाउंट क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि इसमें हम सर्टेन लिमिटेशन लगाएंगे। पर्सन हमें KYC नहीं दे रहा है, इसलिए हम उसे पूरी तरह से फुल फ्लेज अकाउंट नहीं दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए हम उसे स्मॉल अकाउंट देंगे। अब स्मॉल अकाउंट ओपन करने के लिए क्या चाहिए होगा? सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए कस्टमर की, और साइन या अंगूठा जो भी वो लगाता हो, सिग्नेचर करता है तो साइन करेगा, और थंब लगाता है तो थंब लगाता है, मतलब अंगूठा लगाएगा तो अंगूठा। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए और एक सिग्नेचर या अंगूठा होना चाहिए, उसके आधार पर हम स्मॉल अकाउंट खोलते हैं। अब आप सोचिए कोई भी जो है मतलब हमने डॉक्यूमेंट उससे लिया नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट हमने नहीं लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन था दिसंबर 16 2010 का, उसके हिसाब से स्मॉल अकाउंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान रखें तो 2010 से स्मॉल अकाउंट ओपन हो रहे हैं, अगर हम यहाँ पर समझें
2010 से स्मॉल अकाउंट, और BSBD अकाउंट कब से आया है फ्रेंड? 2012 से आया हुआ है, याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, स्मॉल अकाउंट में लिमिटेशन है कि द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। पूरे साल में खाते में चाहे जितना पैसा आए, किसी महीने 5,000, किसी महीने 10,000, किसी महीने 15,000, किसी महीने 50,000, जो भी आए, लेकिन वो 1 लाख से ज़्यादा सारा मिला करके क्रेडिट ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकता है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफ़र इन अ मंथ डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपये। एक महीने में जितने भी विड्रॉल्स या ट्रांसफ़र करने हैं करें, लेकिन वो 10,000 रुपये से ज़्यादा के नहीं हो सकते। किसी दिन 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, किसी दिन 3,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, किसी दिन 2,000, दैट इज़ ओके। लेकिन महीने भर में ज़्यादा से ज़्यादा विड्रॉल कितना? 10,000 रुपये का विड्रॉल किया जा सकता है। किसी भी समय पे बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपये। किसी भी समय अगर आप खाते को चेक करने बैठते हैं तो उसमें 50,000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन रेमिटेंस अलाउ नहीं होता है स्मॉल अकाउंट में, क्लियर समझिए। फॉरेन रेमिटेंस, विदेश से पैसा स्मॉल अकाउंट में नहीं आ सकता है, और आएगा कब? जब KYC कर देंगे। और अगर आपने किसी खाते स्मॉल अकाउंट की KYC कर दी तो वो अपने आप ही BSBDA वाली कैटेगरी में समझ लीजिए चला जाता है, क्योंकि अब वो KYC हो गया तो BSBDA जैसा ही हो जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये 3 कंडीशंस हो गई फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखने वाली। एक तो पूरे साल में जो पैसा उसके खाते में क्रेडिट होगा 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। विड्रॉल जो आप करेंगे वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं एक महीने में। और उसके बाद में किसी भी समय आपके खाते का बैलेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब कोई भी कस्टमर जब स्मॉल अकाउंट खुलवाता है फ्रेंड्स तो उसकी वैलिडिटी 12 महीने की होती है, ठीक है। इनिशियली 12 महीने के लिए ओपन कर दिया जाता है। एक कस्टमर आता है, अपनी अटेस्टेड फोटोग्राफ और सिग्नेचर करके मान लीजिए उसने अकाउंट खुलवा लिया, तो ये 12 महीने के लिए हम उसका अकाउंट खोल देते हैं। फिर इसको हम फर्दर 12 महीने के लिए और एक्सटेंड करते हैं, लेकिन हम तब करते हैं 12 महीने के लिए क्यों खोला जाता है फ्रेंड्स? इसलिए खोला जाता है कि हम ये मान कर चलते हैं कि उस 12 महीने में कस्टमर OBD ले आएगा, कोई ना कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेगा, आधार कार्ड बनवा लेगा, पासपोर्ट बनवा लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट वो ज़रूर ले आएगा फ्रेंड्स, जिससे कि जो है उसका मतलब 12 महीने में वो OBD ले आएगा और हम KYC कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा है जो 12 महीने में भी नहीं ला पाता है, 1 साल के अंदर में भी OBD अरेंज नहीं कर पाता है, तो हम इसे फर्दर 12 महीने के लिए एक्सटेंड करते हैं। लेकिन एक शर्त होती है कि उस पर्सन को ये प्रूफ दिखाना होगा कि उसने OBD के लिए अप्लाई किया हुआ है। मतलब वो ये ले आएगा, जैसे उसने पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई किया है तो उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म लाएगा कि हाँ हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है या आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो कोई ना कोई रिसीविंग होगी। उस रिसीविंग को वो दिखाएगा कि सर हमने इस OBD के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी बन नहीं पाया है मेरा मतलब OBD मुझे मिल नहीं पाया है। तो अगर वो ऐसा प्रूफ लेकर के आता है कि उसने ऑफिशियली अप्लाई कर रखा है OBD के लिए, तो उसे फर्दर 12 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक स्मॉल अकाउंट मैक्सिमम 24 महीने चल सकता है। अगर मान लीजिए 12 12 महीने के लिए आपने पहले खोला और 12 महीने और एक्सटेंड किया, इसके बावजूद भी कस्टमर OBD लेकर नहीं आता है, तो ये अकाउंट यहीं पर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मान कर चलिए कि आदमी 2 साल के अंदर में OBD कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेता है, इतना दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी समझने की बात है कि हम पहले स्मॉल अकाउंट 12 महीने के लिए खोलते हैं, और अगर वो ये प्रूफ दे दे कि हमने OBD के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अनदर 12 महीने के लिए उसे एक्सटेंड कर देते हैं। स्मॉल अकाउंट कैन ओनली बी ओपन एट CBS लिंक्ड ब्रांचेज। अब ये कह रहे हैं कि स्मॉल अकाउंट केवल CBS वाली ब्रांचों में ओपन किया जाता है, ठीक है, या ऐसी ब्रांच में किया जाएगा जहां पर मैनुअली अकाउंट की मॉनिटरिंग की जा सके। अब अगर मान लीजिए इतनी सारी शर्तें हैं कि मतलब किसी भी समय खाते का बैलेंस 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर जो है ब्रांच में CBS नहीं होगा तो ये सब चेक कौन करेगा? रोज़ अगर मान लीजिए अगर 100 खाते हैं, स्मॉल अकाउंट्स 100 स्मॉल अकाउंट हैं, तो आप फिर रोज़ या तो बैठ करके देखते रहिए कि इस कस्टमर के खाते में मैक्सिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ है, इसने जो विड्रॉल किया है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है, इसके जो साल भर में जो पूरा क्रेडिट हो रहा है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें मैनुअली चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए स्मॉल अकाउंट ज़्यादातर CBS लिंक्ड ब्रांचों पर खोले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ CBS नहीं वहाँ नहीं खोला जाएगा, लेकिन वहाँ पर मैनुअली इसकी अकाउंट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मॉनिटरिंग ना कर पाएँ फ्रेंड्स, ओके। चलिए, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है स्मॉल अकाउंट की ढेर सारी बातें। तो स्मॉल अकाउंट किस केस में खुलता है? जब KYC ना हो। BSBD अकाउंट कब खुलता है? जब KYC हो। ध्यान रखिएगा, KYC पूरी तरह से फॉलो होती है BSBD अकाउंट में। BSBD अकाउंट में जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। लिमिटेशन सिर्फ एक होती है कि विड्रॉल सिर्फ 4 ही होंगे पूरे
महीने में, सिर्फ एक ही लिमिटेशन होती है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर किसी कस्टमर के पास में ओबीडी नहीं है, 6 ओबीडी है फ्रेंड्स, पैन कार्ड उसमें से नहीं है, याद रखिएगा पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। 6 जो ओबीडी हैं, अगर किसी कस्टमर के पास वो 6 नहीं होते हैं तो उस केस में उसका हम स्मॉल अकाउंट खोल देते हैं। स्मॉल अकाउंट खोला जाता है उसकी सेल्फ रजिस्टर्ड फोटोग्राफ के और उसके सिग्नेचर या अंगूठे के निशान के आधार पर हम खोल देते हैं। कुछ सर्टेन लिमिटेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन दिसंबर 16 दिसंबर 2010 को जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से सर्टेन लिमिटेशंस है फ्रेंड्स। एक तो ये पूरे साल में जो भी पैसा उसके खाते में क्रेडिट होगा वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र और विड्रॉल दोनों मिला करके। और बैलेंस कभी भी 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं जा सकता है। अब कई बार ये लोग पूछते हैं कि बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड 50,000। कुछ कमेंट्स आए थे फ्रेंड्स कि सर ये 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्या मतलब है? तो देखिए, मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने पहले महीने में 10,000 रुपये जमा किए, ठीक है, जमा करने में कोई लिमिटेशन नहीं, आपको पता है। अगले महीने में 20,000 रुपये जमा किए और अगले महीने में फिर उसने 20,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। तो अब उसके खाते का हो गया बैलेंस 3 महीने बाद 50,000 रुपये। 50,000 रुपये उसके खाते का बैलेंस हो चुका है। अब अगर वो अगले महीने फिर 5,000 रुपये जमा करना चाहेगा तो ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम किसी भी समय पर उसके खाते का जो बैलेंस होगा वो 50,000 रुपये एट एनी पॉइंट हो सकता है। किसी भी समय उसके खाते में 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये 5,000 अलाउ नहीं होगा। अब अगर उसे और जमा करना है तो पहले उसको इस खाते से पैसे निकालने पड़ेंगे। वो 10,000, 5,000, 2,000 जो भी उसकी भाई जमा ही थोड़ी नहीं करता रहेगा, निकालेगा भी, खर्चा भी करेगा। तो मान लीजिए उसने 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये खर्चा कर दिया। अब 10,000 रुपये खर्चा कर दिया तो खाते का बैलेंस हो गया 40,000 रुपये। अब वो अगर 5,000 रुपये जमा करना चाहता है तो जमा कर सकता है 45,000 रुपये। तो ये होता है ओवरऑल किसी भी पॉइंट पे एक्सीड ना करने का मतलब। पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट नहीं हो सकता, कि मतलब हुआ हर महीने अगर 10,000 रुपये जमा करता है तो 10 महीने में उसके खाते में 1 लाख रुपए हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अब ध्यान रखिएगा, लेकिन 1 लाख रुपए उसके खाते में अलाउ नहीं होगा। किसी भी समय पर खाते में बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये अलाउड है फ्रेंड्स। ओके, लेकिन अगर हम देखें उसकी क्रेडिट की एंट्रियां देखें, उसके खाते में कितना पैसा है टोटल, अगर हम खाते को गिनना जोड़ना शुरू करें तो वो सारा जोड़ करके मैक्सिमम 1 लाख रुपए होना चाहिए कि इसके खाते में पूरे साल के अंदर में जो क्रेडिट हुआ है, जो भी पैसा उसके खाते में जमा किया गया है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, क्या फॉरेन रेमिटेंस अलाउड है स्मॉल अकाउंट में? तो नहीं अलाउ होता है फ्रेंड्स। ओके, बिना केवाईसी गाइडलाइन को फॉलो किए हुए रेमिटेंस अलाउ नहीं होता। फॉरेन रेमिटेंस सिंपली याद रखिएगा, फॉरेन रेमिटेंस अलाउ नहीं होता है स्मॉल अकाउंट में। स्मॉल अकाउंट जो है 12 महीने के वैलिड होता है और उसे फर्दर 12 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, बशर्ते कि वो ये इस बात का प्रूफ दे दे कि उसने ओबीडी के लिए अप्लाई कर दिया है। स्मॉल अकाउंट को नॉर्मली हम जो है सीबीएस वाली ब्रांचों में ही खोलना पसंद करते हैं, या वैसी ब्रांच में भी खोल सकते हैं जहाँ पर मैनुअली इसकी मॉनिटरिंग पॉसिबल हो फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका बीएसबीडी अकाउंट के बारे में, दूसरा हो गया स्मॉल अकाउंट के बारे में। अब तीसरा टॉपिक यहाँ पर फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे वो है इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट को लेकर के, उसी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि 25 अक्टूबर 2011 से सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट है उसका डीरेगुलेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया फ्रेंड्स? डीरेगुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 25 अक्टूबर 2011 से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता था कि सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट देना है, लेकिन 25 अक्टूबर 2011 से लेकर के अब तक या उसके बाद अब हर एक बैंक खुद डिसाइड करता है कि उसे जो है कितना सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देना है, वो उसकी खुद की अपनी मर्जी होती है। कोई इसीलिए देखिए सेविंग अकाउंट पर कोई बैंक 6% ऑफर करता है, कोई बैंक 3% और कोई बैंक 4% ऑफर करता है, लेकिन 25 अक्टूबर 2011 से पहले ऐसा नहीं था। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता था कि 5% देना है सेविंग अकाउंट पर तो सभी बैंक 5% इंटरेस्ट देते थे। तो जो पहली बात हमने समझी वो ये है कि जो सेविंग अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट का डीरेगुलेशन कर दिया गया है 25 अक्टूबर 2011 से। अब ये डीरेगुलेट कर दिया गया है, यानी हर बैंक खुद डिसाइड कर सकता है। दूसरी जो बात याद रखिएगा वो ये है कि 1 लाख रुपए तक का जो 1 लाख रुपए तक का जो अकाउंट में बैलेंस होगा फ्रेंड्स, उसमें एक जैसा जो है इंटरेस्ट ऑफर करना होता है। उसके बाद में तीसरी बात जो हम याद रखेंगे, ये डेली प्रोडक्ट बेसिस पर कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये 3 बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। एक तो रेट ऑफ जो डीरेगुलेशन हो गया इंटरेस्ट रेट का 25 अक्टूबर 2011 से,
1,00,000 रुपए तक का जो बैलेंस जितना भी एक किसी खाते में 1,00,000 रुपए तक जो भी बैलेंस होगा या उससे ज़्यादा भी होगा तो भी 1,00,000 रुपए तक जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं लाएगी, एक जैसा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और तीसरा, डेली प्रोडक्ट बेसिस पर जो है कैलकुलेशन किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये सभी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स अभी, ठीक है। तो पहली टर्म्स और कंडीशंस ये है कि अभी हर एक बैंक जो है खुद जो है सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट देना है वो डिसाइड कर सकता है। कब से? 25 अक्टूबर 2011 से, जब डीरेगुलेशन कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली बात तो ये कि आपको देयर शैल बी अ कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स डेली अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या किसी कमेटी के द्वारा इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट पर कितना दिया जाएगा उसके लिए एक पॉलिसी अप्रूव्ड होनी चाहिए हर एक बैंक की। पहली ज़रूरत ये होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा एक अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए हर एक बैंक की। द रेट्स शैल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल द ब्रांचेज एंड ऑल द कस्टमर्स and there shall be no discrimination in the matter of interest paid on deposit between one deposit and another of similar amount accepted on same date। तो रेट जो है ध्यान रखेंगे कि जो रेट होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी ब्रांचों में। हर एक ब्रांच में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 4% ऑफर कर रहे हैं तो ब्रांच चाहे जो हो, 10 ब्रांचें हों 100 ब्रांचें हों, सभी में 4% ही इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। सभी कस्टमर को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एक कस्टमर को आप 4% दे रहे हैं, दूसरे को 3% दे रहे हैं, ये नहीं करेंगे। अगर जो है बिटवीन वन डिपॉजिट एंड अनदर, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए 3 मई को एक कस्टमर ने 1,00,000 रुपए जमा किया, दूसरे कस्टमर ने भी 1,00,000 रुपए जमा किया, तो अब ऐसा ना हो कि इसको आप 4% ऑफर करें, इसको 5% ऑफर करें, ये नहीं होना चाहिए। अगर सेम डेट में सेम अमाउंट का है तो वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है ये। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिपॉजिट शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो डिस्क्लोज इन एडवांस। तो जो भी इंटरेस्ट रेट हम डिपॉजिट पर देंगे वो हम एडवांस में जो डिस्क्लोज करेंगे। अगर हमने पहले ही कह रखा है कि इस साल के लिए हम 3.25 या 20% ऑफर करेंगे, तो अब ये 3.20% ही हमको ऑफर करना होता है। द रेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू निगोशिएशन बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड बैंक। ध्यान रखेंगे कि जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो बैंक और डिपॉजिटर के बीच में निगोशिएशन का पॉइंट नहीं होता है। कोई भी कस्टमर आकर के आपसे निगोशिएट नहीं कर सकता है कि नहीं हमको सेविंग अकाउंट पर 5% या 6% चाहिए। ऐसा कोई निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ईच बैंक विल हैव टू ऑफर ए यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक डिपॉजिट अप टू 1,00,000। 1,00,000 रुपए तक का जो डिपॉजिट होगा फ्रेंड्स, उस पर यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट ऑफर करना होगा, यानी सबको एक जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना होगा। याद रखेंगे इस बात को, यानी 1,00,000 रुपए तक अगर खाते में डिपॉजिट है जितने भी कस्टमर के, तो उनको हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% ऑफर करें तो वो सभी कस्टमर को 4% ही हम ऑफर करेंगे, ठीक है। व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द यूनिफॉर्म रेट सेट बाय देम एंड ऑफ द डे बैलेंस अप टू 1,00,000। 1,00,000 रुपए तक का जो बैलेंस है उसी पर ही अप्लाई होगा। अब अगर मान लीजिए किसी मतलब दिन के आखिरी में एंड ऑफ द डे, किसी दिन एंड ऑफ द डे जो है अगर मान लीजिए खाते का बैलेंस 1,00,000 रुपए से ज़्यादा है तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा सकता है। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसके खाते में 1,00,000 रुपए है बैलेंस, 3 तारीख की बात है, 3 मई की बात है, उसके खाते में 1,00,000 है। कोई एक कस्टमर है जिसके खाते में 30,00,000 रुपए हैं और एक और कस्टमर है जिसके खाते में 20,00,000 रुपए हैं, मान लेते हैं, ओके, 3 मई को। तो अब 1,00,000 रुपए तक, चाहे इसका अकाउंट हो, इसमें भी 1,00,000 रुपए तक, इसमें भी 1,00,000 रुपए तक, हमें मान लीजिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करें तो 4% हम ऑफर करेंगे फ्रेंड्स, ओके। यानी इसका 1,00,000 रुपए 4% इंटरेस्ट, इसमें से 1,00,000 रुपए पे 4%, बाकी 29,00,000 रुपए का हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ 20,00,000 रुपए में से 1,00,000 रुपए पर सेम 4% देंगे, बाकी के 19,00,000 रुपए पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको 5% या 6% ऑफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई ये बात अब, आई होप। मान लीजिए खाते में 3,00,000 रुपए हैं तो 1,00,000 रुपए तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे वो सबका वाला देंगे। बाकी के 2,00,000 रुपए पर आप जो है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं, कम इंटरेस्ट दे सकते हैं, वो आपका अपना डिस्क्रिप्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको सिर्फ 1,00,000 रुपए तक रिस्ट्रिक्ट करता है कि सबको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है उसके खाते में 30,00,000 रुपए हैं, एक कस्टमर है उसके खाते में 20,00,000 रुपए हैं। अब 1,00,000 रुपए तक आपने 4% दिया, इसको भी 4% इसको भी दिया, तो अब बाकी के 29,00,000 रुपए में आप जो चाहें वो दे दीजिए इसको, और इसको 19,00,000 रुपए में इसको भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक और कस्टमर है जिसके खाते में और एक कस्टमर है जिसके पास 20,00,000 रुपए हैं,
अब ये कस्टमर के पास में भी 20 लाख रुपए हैं और इस कस्टमर के खाते में भी 20 लाख रुपए हैं अगर हैं, तो दोनों सेम हैं उस डेट पर। तो अगर आपने 1 लाख रुपए तक इसको 4% और उसके बाद में बाकी के 19 लाख पर 6% इसको दिया, तो आपको इस पर भी वही काम करना होगा। यानी 1 लाख रुपए तक आप 4% और बाकी के जो है 19 लाख रुपए पर आप इसको भी 6% ऑफर करेंगे। मतलब अगर सब कुछ सेम है तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। एक बात, ये बात क्लियर हो जाएगी। इन द व्यू ऑफ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन, चूंकि हमारे देश में कंप्यूटराइजेशन कमर्शियल बैंकों में हो चुका था, इसलिए 1 अप्रैल 2010 से डेली प्रोडक्ट बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट रेट को फ्रेंड्स। ओके, तो ये याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2010 से हमारे देश में जब से CBS आ गया फ्रेंड्स, है ना, कमर्शियल बैंकों में कंप्यूटराइजेशन पर्याप्त जब हो गया, तो डेली प्रोडक्ट बेसिस पर इंटरेस्ट रेट को सेविंग अकाउंट में कैलकुलेट किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो हमने जो आपको 3 बातें बताई वो यही थी कि जो है, एक तो 1 अप्रैल 2010 से डेली प्रोडक्ट बेसिस पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, मंथली या क्वार्टरली नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। डेली प्रोडक्ट बेसिस का मतलब समझते हैं, मान लीजिए 6 तारीख को 100 रुपये हैं, 7 तारीख को 200 रुपये हैं, 8 तारीख को 2000 रुपये हैं, तो 6 तारीख को एक दिन का 100 रुपये का ब्याज मिलेगा, 7 तारीख को 200 रुपये का ब्याज मिलेगा, 8 तारीख को 2000 का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये होता है डेली प्रोडक्ट, जितना बैलेंस जिस डेट में है उतने का आपको मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2010 से डेली प्रोडक्ट बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है सेविंग अकाउंट में। 1 लाख रुपए तक सभी कस्टमर को हम सेम, अगर मान लीजिए 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो सभी कस्टमर को 1 लाख रुपए तक जिनके खाते में बैलेंस है, 1 लाख रुपए तक, भले ही किसी कस्टमर खाते में 1 करोड़ रुपए भी हैं, तब भी 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमेशा 4% ही रहेगा, जो हम सबको ऑफर कर रहे हैं। बाकी के 99 लाख रुपए पर हम उसे ज़्यादा दे सकते हैं, बट 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट वही रहेगा जो सबका रहेगा। ओके, और तीसरी बात ये थी कि अब RBI ने डीरेगुलेशन कर दिया है सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर। मतलब कहने का ये हो कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं डिसाइड करता है, बल्कि हर एक बैंक खुद डिसाइड करता है कि उसे कितना सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट देना है। कब से? 25 अक्टूबर 2011 से फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।